फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही परिवार में। और मैं ऋतिक शर्मा, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आपका बड़ा भाई, आपका स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 6 है। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में अगर आपके यहाँ पर मतलब कि हमारे जो वीडियो नीचे बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा स्कोर 11 है, हमारा स्कोर 12 है, या फिर हमारा स्कोर मतलब कि लगभग हमारा स्कोर 15 के आसपास है। तो स्टूडेंट डोंट वरी, अगर आपका इस मॉक टेस्ट में स्कोर अगर 10 भी है तो भाइयों श्योर ये कहता हूँ कि वहाँ पर अग्निवीर के एग्जाम के अंदर आपका मॉक टेस्ट 20 प्लस होगा। क्योंकि दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को हमने इस प्रकार से ही तैयार किया है कि अगर यहाँ पर आपका अगर आप यहाँ पर टेस्ट में अगर क्वालिफाई भी हो रहे हो तो भाई वहाँ पर आपका स्कोर 101% 20 प्लस होगा। तो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ साथ अपना आंसर भी कमेंट करना है। और भाई लास्ट में जितने भाई इस वीडियो को देखेंगे वो अपना आंसर अवश्य मतलब अपना स्कोर जो भी है वो कमेंट करना, और आपकी क्या राय है, हार्ड है, इजी जो भी है आपको अवश्य अपने कमेंट करना है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, उसके लिए अपना जो ग्रुप टेलीग्राम उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया है, आप पर जाकर इसको मतलब वो कल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में यदि आधार के क्षेत्र को अंदर जो डोपिंग अगर उसको बहुत ज़्यादा कर दे, यानी कहने मतलब ये आप देखो, आपको पता है अगर कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अगर कोई क्या कैसे लिखते हैं, हाँ ट्रांजिस्टर है, तो भाई उसमें आप सबको पता है सर, एक तो होता है अपना उत्सर्जक, एक होता है आधार जो कि पतला होता है, और एक होता है अपना संग्राहक। यानी ये है अपना उत्सर्जक, ये है अपना आधार, और ये अपना है संग्राहक। अब आप सभी को ये पता है कि सर जो ये उत्सर्जक है इसको सर हम हाईली डोपिंग मतलब उस उत्सर्जक के अंदर बहुत सारी हम डोपिंग को करते हैं। बट हमारा जो आधार है भाई, इसको इसके अंदर जो डोपिंग है उसको बहुत ही कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मानो कि अगर इसमें अगर जो डोपिंग की मात्रा अगर अधिक है तो स्टूडेंट यहाँ से आने वाले जो होल्स है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आकर जैसे देखो, मानो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और इसमें अगर कोई होल है तो भाई वो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मतलब कि एक हो जाएंगे, और फिर उसमें जो बहने वाले जो धारा उसके मान में कमी आएगी। यानी कहने मतलब ये कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या फिर पीएनपी हो, हम इन दोनों में ही जो आधार है उसके अंदर जो डोपिंग उसको कम रखते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका आंसर होगा कम रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी क्षण विशेष पर एक नमूने में अविघटित रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या 25% है। 10 सेकंड पश्चात अविघटित नाभिकों की संख्या वो 6.25% रह जाती है। तो भाई इसकी औसत आयु निकालो। तो स्टूडेंट, आपको नाभिकों की औसत आयु निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर देखो, अगर आपको औसत आयु निकालना, अगर आपको टी एवरेज अगर आपको निकालना है तो भाई अगर आपको हाफ लाइफ पता है, भाई उसमें आप 0.693 से डिवाइड करिए, आप आराम से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट, अब आपके मन में ये होगा कि सर इसकी हाफ लाइफ कैसे निकालूं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी क्षण विशेष पर मानो अगर कोई क्षण विशेष पर उसकी मतलब कोई मतलब एक ऐसा कोई क्षण है मतलब उस विशेष स्थिति में जो मानो अगर ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ इसका 25% हमारे पास शेष है, यानी 25% शेष है, और इसके 10 सेकंड पश्चात मानो मतलब देखो इसके ये 10 सेकंड पश्चात 6.25% मतलब रह जाती है। तो अब आपको ये निकालना है कि देखो, अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि इसका आधा करने में देखो, मानो अगर 25% का अगर हमने आधा किया तो अपना आया 12.5%। ठीक है, ओके। और अगर हमें 12.5 का हमने आधा किया तो अपना आया 6.25। यानी कि जो ये 10 सेकंड है ना मेरे भाई, जो ये 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, इसकी ये 2 हाफ लाइफ का मान है। ये बात समझ में? यानी कि 25% का अगर हम आधा करते हैं, यानी कि 12.5% तक होने में इसको 5 सेकंड लगेगा, और इधर 5 सेकंड और इधर 5 सेकंड। यानी कि 25% को 6.25% मतलब अगर बन रहा है तो उसको अगर पूरे अगर 10 सेकंड लग रहे हैं तो उसे 25 से 12.5 होने, यानी 25 से 12.5 होने का मेरा मतलब है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड, क्योंकि सर हाफ लाइफ पीरियड वह टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर किसी नमूने का आधा भाग तो खत्म हो जाता है और आधा भाग बच जाता है। यानी कि इसका हाफ लाइफ अपने पास 5 सेकंड आ गया। यानी सर हमारे पास टी हाफ की वैल्यू हमारे पास 5 सेकंड आ गए। तो यहाँ से 5/0.693। अब भाई इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आएगा लगभग, देखो अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो देखो स्टूडेंट, अगर आप इसे डिवाइड करते हो, ओके, तो लगभग कर लेना मेरे भाई। लगभग देखो, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 5/7 से डिवाइड करता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो 0.699 वो 3 है, तो भाई इसको आप 0.7 मान सकते हो। ठीक है, ओके। तो 50/7 आएगा भाई, 50/7 लगभग 7 तो 49, 7.21 अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे 7.21 सेकंड ऑप्शन नंबर बी। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इसको डिवाइड करना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना,
5/0.69 जो ये 3 है इसको 0.7 मान लेना है, फिर उस हिसाब से हमने डिवाइड कर लेना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अप्रोक्स में आएगा तो अप्रोक्स में आपका आंसर लगभग अप्रोक्स में यहाँ पर दिया रखा है, ठीक है। ओके, अब आपको देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो देखो दोबारा बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। देखो हमसे देखो भाई, और भाई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन भाई ये बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में। अब भाई देखो वो टाइम गया कि आपसे ये पूछते हैं भाई टी एवरेज और टी हाफ के मध्य का क्या संबंध होता है। भाई वो टाइम गया है, वो टाइम अलग था। अब थोड़ा एडवांस हो चुका तो भाई थोड़ा एडवांस मतलब पढ़िए, ठीक है। देखो टी एवरेज अगर आपको निकालना तो भाई टी हाफ लाइफ अपॉन 0.69 वो 3 अपना ये फॉर्मूला होता है। अब आपका ये सवाल होगा सर मैं इसका टी हाफ लाइफ कैसे निकालूं, तो मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि जो 25% से 6.25% होने में कितना समय लगा। अब मेरे को ये बताओ सर 25 से 6.25 हुआ तो भाई ये कितने हाफ लाइफ है। भाई ये दो मतलब कि हाफ लाइफ हो गया ना। एक हाफ लाइफ ये होगा सर 25 से 12.5 और एक हाफ लाइफ ये होगा, यानी कि जो ये 10 सेकंड है इसको पूरे होने में लगा। तो भाई इसका आंसर ये होगा सर ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड यानी इसका हाफ लाइफ 5 सेकंड है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ, किसी प्रकाश सेल, किसी प्रकाश विद्युत सेल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल अगर अपने पास 4 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो उसका निरोधी विभव यानी नी वोल्टेज का मान क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप स्किप भी कर सकते हो मेरे दोस्त। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अटेम्प्ट करते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्या कुछ नहीं है। और भाई प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर अवश्य करना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है यार इस वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें हमसे ये पूछा गया सर उसका नी वोल्टेज क्या हुआ। अब मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने ये बताया था सर जो ये नी वोल्टेज होता है ना, यानी कि जो ये अपने पास ये नी वोल्टेज होता है, ये नी वोल्टेज स्टूडेंट जो ये नी वोल्टेज होता है ये गतिज ऊर्जा का ही मापक होता है प्रकाश से। तो मैं यहाँ से आराम से ये बता सकता हूँ कि सर अगर मैं गतिज ऊर्जा निकाल लूँ, यानी कि सर अगर मेरे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, अगर मेरे पास गतिज ऊर्जा का मान आ जाए, यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, देन बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ न्यू वोल्टेज। सो हियर आई कैन से सर वोल्टेज बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट ये है कि सर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, तो के ई बराबर अपने पास फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ओके, अब 1/2 m इलेक्ट्रॉन का m कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन का मास होता है अपने पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, अब v² कितना सर, अपने पास 4 × 10⁸8 सेंटीमीटर है। बट मेरे भाई इसको मेरे को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा सर लगभग 4 × 10⁸8 होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ना। तो भाई अगर मैं इसको मीटर में चेंज करता हूँ तो भाई इसमें मेरे को 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 × 10⁶ मीटर आ गया, ठीक है। तो ये इधर लिखूंगा 4 का स्क्वायर होगा अपने पास 16 और 10⁻6 का स्क्वायर होगा 10⁻12। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा यहाँ से क्लीन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो मेरे भाई, अब देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं उठाकर इसमें मैं पुट कर देता हूँ, यानी कि अगर मेरे को V निकालना है तो भाई इसमें मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मेरे को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना सर, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने पास है कितना, वो होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखो मेरे भाई जो ऊपर वाले वैल्यू है ये तो अपने काइनेटिक एनर्जी, और इसमें अगर मैंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दिया तो अपना इस फॉर्मूले को अगर आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आराम से आप बता सकते हो कि सर लगभग देखो, चलो इसको आपको बता देता हूँ। देखो ये इधर से पॉइंट जाएगा, ऊपर आएगा लगभग 10। ओके, ये 16 से ये गया 16 गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 9.1 है, इसको मैं 9.1 ही रख लेता हूँ, ठीक है, 9.1। अब देखो एक बार रुको, 9.1 को मैं इससे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो ये अपना होगा 91/2। ओके, अब देखो ऊपर है अपने पास है, ऊपर अपने पास है 31, तो भाई 10⁻⁻31 इन प्लस 12। अब भाई जो नीचे लिखा है मतलब कि माइनस का 19, ये भी ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है। ओके, प्लस का 19। ओके, अब देखो 91 अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ लगभग अपने पास आएगा 45.5, ठीक है, गुणा 10 की पावर भाई ये से कैंसिल होगा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल होगा 10⁻0, तो भाई लगभग 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में ना आए तो भाई वीडियो दोबारा देखना, बड़ा बेसिक समझाए, ये अपना प्रैक्टिस सेट है। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं मैं खींच सकता लंबा, अदरवाइज अपना वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस प्रत्यावर्तित धारा के आरएमएस मान क्या होगा जिसके एक प्रतिरोध से प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा इस प्रतिरोध के 2 एम्पियर की दृष्ट धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा की 3 गुनी है। देखो चलो निकालते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमसे ये बोला गया कि देखो अगर आपके पास 2 प्रकार की करंट होती है, एक अपना होता है आरएमएस वैल्यू और एक अपनी होती है और एक अपनी है वो अपनी है डीसी करंट। अब आपसे ये बोला गया है कि सर जो आई आरएमएस से उत्पन्न होने वाला जो उष्मा है ना, यानी कि आई आरएमएस यानी I² RT होता है ना उत्पन्न उष्मा, I²
आर टी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आर टी बराबर जो ये उष्मा है ये आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी की जो देखो ये तो होगी अपने पास आर एम एस जो वैल्यू से उत्पन्न उष्मा, और ये है आई स्क्वायर आर टी, ये अपनी है जो नॉर्मल जो धारा उससे उत्पन्न उष्मा। तो इसने ये बोला है कि जो ये उष्मा इसकी 3 गुनी है, तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आर टी से आर टी कैंसिल, ठीक है, तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर 3 गुणा, अब आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू अपने पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो भाई आई आर एम एस बराबर अपने पास होगा √3 और √4 का √2 का 2, ओके। अब देखो भाई अब √3 की वैल्यू कितने से, √3 जो 3 की वैल्यू 1.7 लगभग होगा 1.73 गुणा 2, तो भाई ये होगा अपने पास होगा लगभग अपने पास होगा 3.46। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन, आराम से इस क्वेश्चन को आप माइंड में भी कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट के लिए भाई क्वेश्चन को आप माइंड में भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसने ये बोला कि भाई जो आई आर एम एस द्वारा उत्पन्न उष्मा है ये नॉर्मल आई द्वारा उत्पन्न उष्मा की 3 गुनी है, इसको मैंने बराबर कर दिया, आर स्क्वायर आर टी से आर टी कैंसिल हो गया और ऐसे आपने अपने आई आर एम एस की वैल्यू प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक लघु चुंबक को एक क्षैतिज धात्विक वलय के एक्स के अनुदिश ऊपर से गिराया जाता है, तो विराम से 1 सेकंड पश्चात जो चुंबक द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है। भाई देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि चलो एक बार रुको आप, चलो इस क्वेश्चन की जगह मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने किसी छत से कोई एक वस्तु को गिराया, तो उस वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई जो दूरी वो कितनी होगी। तो आपका आंसर होगा सर अगर हमने किसी वस्तु को ऊपर से ड्रॉप किया है, ठीक है, अगर हमने किसी वस्तु को अगर ऊपर से ड्रॉप किया है तो वहां पर उसका यूथ होगा 0, यानी कि एच बराबर होगा 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है, 1/2 वो होगा GT स्क्वायर। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो एच बराबर होगा अपने पास 1/2, जी का मान कितना सर, जी का मान अपने पास है वो अपने पास पता है सबको यार, लगभग आप यहाँ पर वो 10 मान सकते हो, ठीक है, 10 गुणा टी अपने पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये होगा लगभग अपने पास 5 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में के समांतर स्थित है, इस क्षेत्र में 60 डिग्री घुमाने में उसको अगर हम 0.8 जूल कार्य किया तो इसे पुनः 30 डिग्री और घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखो इसमें हमसे पूछा क्या गया, इसमें हमसे इसने ये बताया है कि मानो अगर कोई चुंबक है तो उसको हमने प्रथम, देखो मेरे को ये बताओ मेरे दोस्त कि अगर कोई चुंबक है उसको हमने 60 डिग्री घुमाया तो अपने जो किया गया कार्य उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपका आंसर होगा सर MB cos θ1 माइनस का cos θ2, ठीक है, अपना बेसिक सा फॉर्मूला यही होता है। अब देखो हमने को चुंबक उसको थीटा बराबर 0 से वो 60 घुमाया, तो भाई थीटा बराबर 0 से अगर वो 60 घुमाते हैं तो सेम MB कोस 0 वैल्यू 1 और माइनस का कोस 60 वैल्यू 1/2, यानी कि जो अपने पास जो ये अपने पास है इसकी वैल्यू अपने पास है 0.8, तो भाई 0.8 बराबर होगा MB/2। यहाँ से सर अपने पास MB बराबर होगा अपने पास लगभग 1.6 जूल, यानी MB की वैल्यू अपने पास 1.6 जूल होगी। अब इसने ये बोला कि उसे अगर देखो मानो, अब उसने ये बोला है कि अब मानो का कोई चुंबक वो 60 डिग्री के ऊपर स्थित है, अब उसे पुनः उसे 30 डिग्री अगर हम घुमाएंगे तो इस स्थिति से इस स्थिति में लेके आने के लिए जो कार्य किया जो कार्य होगा वो कितना होगा। तो मेरे भाई अब मेरे को ये बताओ कि अब मानो अगर कोई चुंबक यहाँ पर स्थित तो उसके लिए जो अपने पास जो θ1 है उसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री और जो θ2 उसकी वैल्यू होगी अपने पास 90 डिग्री। आराम से बता सकते हो क्यों, क्योंकि मानो अगर कोई पेन यहाँ पर स्थित है, मानो पहले ये पेन ऐसे स्थित था, ठीक है, ओके, तो अब मैंने इसको ऐसे पहले ऐसे स्थिति था और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये तो होगी कि इसकी एक स्थिति। अब दूसरी स्थिति में इसने ये बोला कि वो पेन है वो 60 डिग्री के कोण पर स्थित है, इस प्रकार से वो स्थित है, ठीक है। अब मैंने उसको इस स्थिति से इस स्थिति में उसको लेके आया हूँ, तो पहली स्थिति में उसके लिए जो अपने पास जो ये θ1 है इसका मान होगा 60 डिग्री और जो दूसरा उसके पास होगा अपने पास 90 डिग्री। तो सेम वही पूछा हमको, तो MB कोस होगा θ1 हो गया 60 तो 1/2 और 1/2 हो गया और जो कोस 90 वैल्यू अपने पास होते हैं 0, तो 0 हो गया, तो MB/2, ठीक है। और MB अपने पास कितना है, MB अपने पास 1.6/2, MB होगा अपने पास होगा 1.6/2 होगा 0.8 जूल। अब भाई आपका आंसर होगा कि सर इसमें मेरे पास तो जूल तो है नहीं, तो भाई आपको इसको अर्ग में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो 0.8 × 10⁻⁷ अर्ग होगा। अपना ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। एजुकेशन आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी बल्ब के कोई अपने पास वो तंतु है, यानी कि अब मेरे को ये बताओ कि सब जो बल्ब का जो ये फिलोमिनेंट होता है ये किससे बना होता है। आपके लिए होमवर्क का कमेंट करना है, यानी कि जो बल्ब का जो ये फिलोमिनेंट होता है ये किससे बना होता है, आपके लिए होमवर्क है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये बोला गया कि जो बल्ब का जो फिलोमिनेंट होता है उसका प्रतिरोध तापक्रम वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो भाई ये बात तो सबको पता है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो बल्ब का जो अपने पास होता है फिलोमिनेंट होता है वो सर वो बना तो उसका धातु का बना होता है, तो अगर किसी धातु का ताप बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली भाई उसका जो प्रतिरोध है वो अपने पास वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसने ये बोला गया कि अगर वो प्रतिरोध तापक्रम बढ़ता है तो भाई प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
तो पावर सप्लाई से जोड़ने पर अपने पास वे शक्ति कितनी भाई, अब इसको सबको बूझो, यानी जो यहाँ से जो ये बात लिखी है ना 220 वोल्ट से लेकर और वे शक्ति क्या भाई इतने तक बूझो। आपको बस इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि जो प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो जो शक्ति है उसका मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो भाई आपका आंसर होगा कि सर जो शक्ति है जो P बराबर होता है I²R, ठीक है। प्रतिरोध के पदों में अपने जो पी की वैल्यू होती है वो सर इस प्रकार से होती है, यानी कि स्टूडेंट अगर हम आर के मान को बढ़ा रहे हैं तो भाई शक्ति का मान भी बढ़ेगा। अब मेरे को ये बताओ भाई, अब देखो एग्जामिनर ने आपको खुद ये बता दिया है कि जो शक्ति है उसकी वैल्यू होगी तो 25, यानी एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप ऐसे बता सकते हो सर जो शक्ति है वो होगी तो 25, बट वो आपसे ये जानना चाहता है कि जो 25 है उससे अधिक होगी या उससे कम होगी। तो आपको ये मतलब कि ये आंसर होना चाहिए कि अगर हम उसकी प्रतिरोध के मान को बढ़ा रहे हैं तो सर उसकी जो शक्ति चाहिए उसका मान भी बढ़ेगा, यानी कि जो शक्ति है मेरे दोस्त वो 25 से बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे क्वेश्चन को मतलब कि पूरा सोल्व नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे ही करना चाहिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसमें इसकी जो शक्ति अगर उसकी वैल्यू निकालते हो 25 वोल्ट तो भाई आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से ही सोल्व करना चाहिए। एग्जामिनर एक्चुअल में आपसे ये जानना चाहता है कि जो 25 है वो तो उसने बता दिया कि होगा तो वैल्यू 25, बट वो 25 से कम होगा ज़्यादा होगा भाई वो आपसे जानना था। इस प्रकार से आपका आंसर होगा 25 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, एक अनंत कुचालक सादर की सतह पर एक आवेश घनत्व सिग्मा बराबर इतना है, तो इससे यदि इसके विद्युत क्षेत्र में दो सम अपने पास इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस है के मध्य का विमान देता है भाई उनकी मध्य की दूरी कितनी। भाई इजी क्वेश्चन आराम से बता सकते हो सभी। देखो आप सभी को ये पता है कि सर जो ई है वो बराबर होता है V/D के, यानी सर जो ई है वो बराबर होता है V/D के, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए अगर तो कोई चालक पदक कोई अगर कोई कुचालक अपने पास है चादर है तो भाई उसके लिए ई बराबर होता है σ/2ε0, यानी कि σ/2ε0। यहाँ से आपसे बता सकते हो आराम से सर σ/2ε0 बराबर होगा V/D। तो यहाँ से सर डी बराबर होगा अपने पास कितना सर V/2ε0/σ। भाई इसमें वैल्यू पुट कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अब जो भी आपका आंसर हो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि सर इसमें आपके पास वी है उसकी भी आपके पास वैल्यू है। अब सर नोट सबको पता होती है 8.85 इंटू 10⁻12 सबको पता होती है भाई, इसमें वैल्यू पुट कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल 4 सेकंड है, वह अपनी माध्य स्थिति से चलकर अधिकतम विस्थापन जो आयाम है कि आधी दूरी तय करने में जो समय लगा वो क्या होगा। भाई अब इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि आपको जो y बराबर a sin ओमेगा टी वाला जो इक्वेशन होता है इस इक्वेशन में आपसे ये दिया गया कि जो ये विस्थापन है भाई ये अधिकतम विस्थापन का आधा है, यानी कि जो विस्थापन है इसकी वैल्यू आपके पास a/2 दी गई। तो भाई अब आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है कि सर y बराबर a/2 बराबर मेरे पास a sin ओमेगा टी, ए से ए कैंसिल तो 1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपसे बता सकते सर 1/2 साइन में होती है सर पाई साइन पाई कितनी सर पाई 6 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से साइन ओमेगा टी सर साइन से साइन को कैंसिल तो ओमेगा टी बराबर अपने पास होगा लगभग ओमेगा टी बराबर अपने पास होगा सर ओमेगा टी बराबर होगा पाई 6, ठीक है। ओके, यहाँ से आप आराम से ये बता सकते हो कि सर ओमेगा की वैल्यू होती है सर 2π/T इंटू स्मॉल टी बराबर π/6 भाई ये 2π से पाई कैंसिल, ठीक है। ओके, जो कैपिटल टी की वैल्यू आपके पास 4 है सर 2 इंटू स्मॉल टी बटा 4 बराबर 1/6, ठीक है। ये से भाई से कैंसिल, ठीक है। तो भाई टी बराबर अपने पास होगा 1/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर सर क्वेश्चन था आराम से बता सकते हो, इजी क्वेश्चन था। इसमें आपसे ये बोला गया था कि जो विस्थापन है ना मेरे भाई, जो विस्थापन है ये अधिकतम जो विस्थापन है ये अधिकतम विस्थापन का आधा है, यानी जो आयाम का आधा है। तो भाई इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, बहुत बार मैंने इसको करवाया भी अपने क्लासेज के अंदर, तो आराम से बता सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एम किस पद्धति में विन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये इस चैप्टर से। भाई अगर कोई क्वेश्चन बनता है भाई इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। एम किस पद्धति में विन नियतांक, एम किस पद्धति में विन नियतांक की वैल्यू आपके पास दी गई है, और किसी मून के लिए अगर कोई लेमडा का मान आपके पास अगर है तो मून की सरफेस के ऊपर ताप क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो भाई इसी क्वेश्चन को आप आराम से डील कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आपके इस क्वेश्चन को कैसे करो। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो विन का जो विस्थापन का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि सर जो अपने पास जो लेमडा मैक्सिमम होती है वो समानुपाती होती है 1/T के, ठीक है। यानी कि जो लेमडा मैक्सिमम बराबर होता है अपने पास बी, इसको हम बी बोल सकते हैं B/T। अब आपसे ये पूछा गया है कि सर जो अपने पास जो तापमान हो चंद्रमा की सतह का जो तापमान है वो तापमान निकालना टी निकालना, तो टी बराबर होगा अपने पास B/λ मैक्सिमम, ठीक है। तो भाई बी की में जो अपने पास दी गई है 22892 गुणा 10⁻⁻6 बट्टा अपने पास होगा लगभग अपने पास इसके वैल्यू भी अपने पास दी है 14
0.46 माइक्रोन, यानी ये माइक्रो दी गई, तो भाई माइक्रोन अपने पास तो लगभग होगा अपने पास 10 की पावर अपने पास हो गया, ठीक है। इसको भी आप लगभग 10 की पावर -6 बोल सकते हो, ठीक है। तो 10 की पावर -6 से -6 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर आप इसको आगे सोल्व करते हो तो भाई इसके ऊपर हमारा जो है लगभग 100 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ओके, इसको काट लेना, 14 दूनी 28 और 96 दूनी 92, इसे दो पर कैंसिल हो जाएगा, 200 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आराम से कर सकते हो मेरे भाई इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अगर आपको फॉर्मुला वगैरह आता है तो भाई इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो कि आपको लेमडा मैक्सिमम बराबर होता है 1/t। भाई ये बी की वैल्यू आपके पास दी गई है, टी की वैल्यू निकाल, तो बी अपॉन होगा लेमडा मैक्सिमम, बी की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू आराम से पुट करके और 200 केल्विन आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक गैस की रुद्धोष्म प्रकार में नियत दाब पर इस प्रकार से विसरित होती है कि उसके जो टी है, टी समानुपात अपने पास होगा लेमडा की पावर एक मतलब कि √v के, ठीक है। और तो आपको सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू बताएं। तो भाई मेरे को ये बताओ सर, जो सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू होती है, एक्चुअली सीपी अपॉन सीवी के मतलब क्या होता है? सीपी अपॉन जो सीवी का मान होता है गामा, यानी आपको जो गामा की वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई मेरे को ये बताओ कि आप ऐसे फॉर्मूले का कोई याद करो, ऐसे फॉर्मूले को अपने माइंड में रिकॉल करो जो टी वी और गामा में संबंध बताता है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर टी वी और गामा में तो एक ही फॉर्मूला मेरे पास होता है, टी वी की पावर गामा माइनस का 1 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई टी होगा, टी समानुपाती होगा 1/v की पावर गामा माइनस 1। अब मेरे भाई मेरे को ये बताओ सर, यहाँ से तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया सर टी समानुपाती अपने पास होता है वी की पावर टी समानुपाती √v के, बट यहाँ पर अपने पास एक्सपोनेंट जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब हमको इसको और इसको बराबर करना है बस मेरे भाई, और कुछ नहीं करना, हमको इसको और इसको बराबर करना है। तो भाई वी की पावर गामा माइनस का 1 बराबर अपने पास होगा 1/v की पावर गामा माइनस 1 बराबर होगा 1/√v की, ठीक है। ओके, और यहाँ से वी की पावर गामा माइनस का 1 बराबर √v, ठीक है। तो यहाँ से भाई देखो, अगर अपना बेस सेम है तो भाई अपनी जो पावर वो भी अपने पास सेम होगी। तो भाई गामा माइनस का 1 बराबर 1/2, तो गामा बराबर होगा 3/2। कौन सा ऑप्शन? 3/2 ऑप्शन नंबर होगा 20 सही होगा। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को अब आपके लिए होगा भाई, इस क्वेश्चन हार्ड, मेरे भाई ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, ये हार्ड उसी के लिए होगा जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ये हार्ड लगे भाई आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आपको ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको एटलीस्ट ये तो चीज़ पता होगी ना कि भाई सीपी अपॉन जो सीवी की वैल्यू तो अपने पास गामा होती है। तो भाई फिर आपको ऐसे फॉर्मूले को दिमाग में रिकॉल करना ही पड़ेगा कि जो टी वी और गामा में संबंध बताना है। तो भाई अब फिर आपके दिमाग में यही फॉर्मूला आएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। तो भाई टी समानुपाती होगा वी की पावर गामा माइनस 1। तो भाई फिर आपको इस फॉर्मूले को बराबर करोगे तो आपके पास गामा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, जो 1.5 के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। किस तापक्रम पर ऑक्सीजन के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा -73 डिग्री सेंटीग्रेड और H2 के औसत H2 के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा वो बराबर होगी। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर जो ये औसत वर्ड ना लिखा होता ना तो भाई आपका आंसर 100% चेंज होता। बट मेरे भाई अगर आपको इस क्वेश्चन को अपने या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो मेरे भाई कि एवरेज गतिज ऊर्जा है ना वो हर एक जो मतलब हर एक गैस के लिए बराबर होता है, यानी कि एवरेज गतिज ऊर्जा यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है भाई वो हर एक प्रकार की गैस के लिए कांस्टेंट होती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि ऑक्सीजन के लिए औसत गतिज ऊर्जा अगर -73 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भाई तो H2 के लिए भी वही होगी -73 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बट अगर कल को अगर आपके इस क्वेश्चन में अगर एवरेज वर्ड ना लिखा होता तो भाई आपको जो ये 3RT/m वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व करना पड़ता। फिर आपकी जो टी की वैल्यू आपके पास दी गई है और ऑक्सीजन में जो m की वैल्यू होती है वो होती है लगभग 16 और H2 में होती है लगभग 2, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ओके, जल 500 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यदि जल की संपूर्ण उष्मा जगह देखो जल की संपूर्ण उष्मा जल में समाहित रहे तो उसकी तली में जल का ताप क्या होगा। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और भाई ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह मतलब नहीं लगता। ऐसे क्वेश्चन को भाई आपको अगर हो सके तो स्किप कर देना। एक ऐसे क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आऊँ क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब ऐसे क्वेश्चन का कौन से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना। बट एक्चुअल में होते ये क्वेश्चन एक लाइन के हैं, अगर आपको नहीं पता तो भाई इसको नोट डाउन कर लो कि जो अगर कोई जल है वो किसी ऊंचाई से गिर रहा है तो भाई अगर ऊंचाई से गिर रहा हो तो उसका जो संपूर्ण ऊर्जा उसमें ही समाहित रहे। यानी कहने मतलब ये कि अगर वो उष्मा का खर्च नहीं हो, अगर मैंने कहने मतलब उष्मा का खर्च से मेरा मतलब है कि अगर नीचे मतलब देखो उष्मा जो खर्च से मेरा मतलब है कि मानो कल को ऊपर से कोई जल गिर रहा है और नीचे टरबाइन लगी हुई है तो भाई जो वो जल है उसकी उसमें जो ऊर्जा गतिज ऊर्जा है तो उसका प्रयोग जो मतलब हमने जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में लिया है। बट अगर उसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में नहीं लिया जाए, वो एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहे तो उसका जो तापमान के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास डेल्टा थीटा बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 0.0023 इंटू हाइट, ठीक है भाई। ये 0.0023 इंटू एच की वैल्यू अपने पास हो गई 500 मीटर,
ठीक है। अगर इसको आप सोल्व करते हो 23 पंजो 110 लगभग अपने पास हो गया 123 पंजो अपने पास होता है 3 मुझे 15 5 दूनी 10 11 115 होता है लगभग 115 मतलब 1.16 ऑप्शन नंबर डी आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिक प्रेस में प्रयुक्त एक पिस्टन का वो क्षेत्रफल अपने पास है और उस पर इतना बल लगता है, तो भाई दूसरे पिस्टन पर अगर उसका क्षेत्रफल क्या होगा इतना बल वस्तु पर हो। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको पास्कल का नियम पता होना चाहिए। अब आपके मन में होगा सर इस प्रकार पास्कल का नियम ये कौन सा होता है, तो भाई देखो अगर इस प्रकार से अगर कोई वस्तु स्थित है बीच में इस प्रकार से अगर ये लगा, मानो अगर ये कोई पिस्टन है, देखो इस प्रकार से कोई पिस्टन लगा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु स्थित है भाई तो इसका जो दाब है वो बराबर होगा, ठीक है। अगर मानो कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु अगर कोई P1 दाब लगाती है तो भाई इधर भी P1 और P2 बराबर होगा, तो भाई P1 बराबर होगा अपने पास P2, P1 वैल्यू होगी F1/A1 बराबर होगा अपने पास F2/A2, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी, F1 की वैल्यू अपने पास दी है 10⁻60 तो 10⁻60 अपने पास हो गया और एरिया वैल्यू अपने पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई 100 हो गया अपने पास। और F2 की वैल्यू अपने पास F2 की वैल्यू अपने पास है नहीं, ठीक है, तो F2 की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो भाई 2000 kg वस्तु को संभालता है, यानी कि हमको भाई F2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। F2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, नहीं F2 वैल्यू निकालनी है हमको, एरिया निकालना, ठीक है, एक्चुअली हमको एरिया निकालना, तो भाई F2 वैल्यू हमको निकालने के लिए F बराबर mg होता है ना, mg बराबर F का m का मान अपने पास है 2000, तो भाई 2000 गुणा अपने पास होगा 10, तो भाई ये होगा लगभग 2 गुणा 10⁻4, ठीक भाई, ये 2 गुणा ये 10⁻4 भाई ये अपने पास है न्यूटन में, इसको हमको डाइन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर भाई वो सीजीएस पत्ती में, ठीक है, वो होगा 10⁻5, ठीक है, तो 2 गुणा 10⁻9, ठीक है, इसको पुट कर दो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 गुणा 10⁻9, A2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। A2 की वैल्यू आपके पास आ गया, A2 बराबर आपके पास हो गया लगभग, देखो अगर इसको सोल्व करते भाई ये से कैंसिल हो गया, ये तो होगा 10⁻2 भाई इधर ये जाएगा तो इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा 2 गुणा 10⁻4 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो मैंने इसको कैसे किया, आपको पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ किसी निश्चित मतलब समान गहराई पर उपस्थित जो दाब है भाई वो बराबर होगा, P1 बराबर P2 होगा अपने पास, P1 फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया और भाई F2 वैल्यू आपके पास थी ना, आपको F2 वैल्यू आपको निकालनी थी, F बराबर mg होता है, mg से आपके पास 2000 गुणा होगा 10, तो भाई उसको मैंने वो डायन में चेंज कर लिया और आपका आंसर आ गया लगभग 2 गुणा 10⁻4 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो, किसी केस नली में चढ़े हुए पानी की अधिकतम ऊंचाई किस लिए कहाँ पर होती है, तो भाई पानी की ऊंचाई आपको ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 2T cos थीटा अपॉन ρr(g), ठीक है, ρr(g), ठीक है। यानी कि मेरे भाई अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर आपका देखो ऑप्शन नंबर बी को अगर आप पढ़ते हो, अगर ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मिनिमम होना चाहिए क्योंकि 0 का, तो भाई 0 मतलब एक्चुअली होती नहीं, तो भाई इसको ये जो ऑप्शन अपना वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और डी को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप में थोड़ा बहुत दिमाग है, तो आप ऑप्शन नंबर ए और सी में कन्फ्यूज हो सकते हो। तो भाई अब आप ये बोलोगे अगर देखो अगर अपना तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भाई अपने ऊंचाई अधिकतम होनी चाहिए, बट एक्चुअली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊंचाई अधिकतम नहीं होगी मेरे भाई, क्यों, क्योंकि मेरे भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो जल है भाई उसका घनत्व हाई होता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड रो बहुत हाई होता है, यानी अगर रो का मान ज्यादा भाई एस का मान कम होगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो का मान ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो ऊंचाई वो न्यूनतम होगी ऑप्शन नंबर बी मतलब सी। अगला क्वेश्चन देखो, एक तार के लिए एक द्रव्यमान लंबाई तथा m लंबाई अपने पास मतलब मास m है और लंबाई l है, ठीक है। यदि तार का जो घनत्व अपने पास d है तो अगर उसके ऊपर बल है वो अपने पास F आरोपित किया जाए, अगर उसकी लंबाई में इतने की वृद्धि हो तो यंग मापांक निकालना। तो भाई यंग मापांक कैसे निकालोगे, यंग मापांक के लिए एक ही फॉर्मूला होता है अपने पास, तो गामा बराबर अपने पास होता है F/A इंटू कैपिटल L अपॉन डेल्टा है, ठीक है, ओके। अब मेरे भाई अब आपका ये सवाल होगा कि सर यहाँ पर हमारे पास तो एरिया वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई एरिया को आपको मतलब कि उसमें चेंज करना पड़ेगा, तो आपके लिए फॉर्मूला होता है क्या कि सर मास बराबर, यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि सर मास बराबर द्रव्यमान बराबर होता है द्रव्यमान, देखो v बराबर होता है m अपॉन डी, ठीक है, तो भाई m बराबर होगा अपने पास v इंटू डी, ठीक है। अब v को हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक्चुअली जो v होता है भाई वो एरिया और उसकी लंबाई का तो गुणनफल होता है, एरिया इंटू एल इंटू डी, ठीक है, ओके। तो भाई m आ गया एरिया इंटू एल इंटू डी, भाई यहाँ से एरिया बराबर होगा अपने पास m अपॉन एल इंटू डी, तो भाई इस एरिया की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने पास यहाँ पर आ गया F अपॉन ए की वैल्यू अपने पास है m अपॉन एल इंटू डी इंटू अपने पास होगा डी एल अपॉन कैपिटल। अब भाई ये ऊपर जाएगा पूरा तो F इंटू एल स्क्वायर इंटू डी अपॉन m इंटू डी एल, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी स्क्वायर वाला ऑप्शन नंबर डी है, तो वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग दोलन पर आधारित कोई घड़ी अपने पास S है और लोलक गति पर आधारित कोई घड़ी अपने पास P है, यदि दोनों
कोई घड़ी अपने पास वो पृथ्वी के समान रफ्तार से वो चलती है, यानी पृथ्वी पर उनके जो अपने पास टाइम पीरियड है वो समान है। बट अगर हम उसे किसी एक ऐसे वो ग्रह पर लेकर जाते हैं जिसका रेडियस है वो तो दोगुने पर उसका जो घनत्व वो समान है, तो भाई आपको ये पता है कि सर हम स्प्रिंग वाली घड़ी को चाहे कहीं पर लेकर जाए, स्प्रिंग वाली घड़ी नो चेंज रहती है, यानी कि जो स्प्रिंग वाली घड़ी में जो स्प्रिंग वाली घड़ी है वो तो अपने पास नो चेंज रहेगी। बट यहाँ पर उसने ऐसा ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, इसने आपको ऐसा ऑप्शन दिया कि भाई आपको पी का मतलब जो अपने पास होता है दोलक वाली घड़ी होती है उसका आपको टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो भाई टी बराबर अपने पास होता है 2π√L/g। तो भाई अगर आपको ये पता है जी किस प्रकार से परिवर्तित होगा तो आप आराम से बता सकते हो। तो भाई अगर आपको जी बराबर अपने पास अगर आपके पास जी बराबर अगर आपके पास घनत्व है और वो अपने पास रेडियस हो तो वो 4/3π√R/g कैपिटल जी होता है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ से ये बताओ अगर अपने पास रो सेम है बट अगर आर दोगुनी कर देगा तो भाई जी भी दोगुना हो जाएगा, अगर जी का मान बढ़ गया तो भाई टी का मान घटेगा। अब भाई मेन कंसेप्ट यहाँ पर आता है, आप इतना तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो जी बराबर 4/3π√R/g, अगर आर दोगुना होता है भाई जी का मान भी दोगुना हो जाएगा, अगर जी का मान बढ़ा तो भाई टी का मान भी घट जाएगा। अगर टी का मान घटा है तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर किसी पहले मानो अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो बाद में अगर टी का मान घट गया यानी उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा। तो मेरे को ये बताओ अगर पहले कोई घड़ी का टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो भाई उसको जो वो घड़ी है उसको चलने में ज्यादा समय लग रहा था, बट बाद में उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, यानी कि जो पहले वाली जो घड़ी है जो अपना जो पी घड़ी लोलक जो घड़ी है उसका टाइम पीरियड मतलब कम हो गया इसलिए वो थोड़ा तेजी से चलेगी, यानी कि जो पी है वो ऐसे तेज चलेगी। ऑप्शन नंबर आपका ओके, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो वृत्तीय शक्ति में जो मास है, ठीक है, वो अपने पास मास व उनकी जो मोटाई समान है तो परंतु उसके जो अपने पास घनत्व अपने को उसका अनुपात दिया गया तो भाई उसके मास का मतलब कि जो इनर्शिया उसका घनत्व निकालना है। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट सबके लिए डिफरेंट है भाई, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ बट नहीं अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई नोट डाउन कर लो, जो इनर्शिया होता है भाई वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनर्शिया समानुपाती होता है 1/ρ के। तो भाई I1/I2 बराबर अपने पास होगा ρ2/ρ1, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, जब कोई पिंड किसी घर्षण युक्त सतह पर वो गति करता है तब उसकी गतिज ऊर्जा वगैरह में क्या संबंध होता है। तो भाई याद रखना, अगर कोई पिंड किसी घर्षण युक्त से कोई सतह अगर उसके ऊपर गति करता है भाई उसकी गतिज ऊर्जा में भी कमी आती है और उसके समय में भी कमी आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक साइकिल सवार 10 मीटर की रेडियस से के वर्ताकार पथ पर प्रकार से गतिशील है तो भाई उसके अधिकतम चाल कितना होता है। भाई अधिकतम चाल के लिए फॉर्मूला होता है V बराबर होता है √μRg। तो भाई √μ का मान कितना अपने पास है, लगभग 0.2 गुना आर का मान अपने पास है, आर का मान अपने पास आर का मान निकालना है, नहीं आर का मान दिया अपने पास है 100, ठीक है, और जी का मान होता है 9.8, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ से ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इसे 100 से ये कैंसिल हो गया, लगभग 196 का अंडर अपने पास लगभग 14 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी पिंड पर कोई नियत बल लगाया जाता है भाई निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी। भाई अगर नियत बल लगाया तो बल का मतलब क्या होता है, बल बराबर होता है F बराबर m। अगर F नियत है तो इसका मतलब डेफिनेटली A भी नियत होगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 20 सही होगा, तुरंत नियत होगा। एक कण क्षैतिज के तल के ऊपर एक समान जो वर्ती गति से वो मतलब गति करा तो उसकी रेडियस इतनी तो अभिकेंद्रीय बल का मान इतना तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो भाई अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला मतलब पहले को ये बताओ कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है 1/2mv², ठीक है, यानी कि सर हमें 1/2mv² वैल्यू निकालें। अब मेरे को ये बताओ सर उसके जो अपने पास अभिकेंद्रीय बल का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r बराबर अपने पास कितना सर, mv²/r बराबर अपने पास है 10, ठीक है। यानी कि सर अगर मैं यहाँ से mv² वैल्यू निकालूँ यानी mv² बराबर अपने पास होगा 10 गुणा r, यानी अगर मेरे पास mv² वैल्यू मेरे पास आगे अगर मैं इसका आधा कर दूँ मेरे पास वो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि 1/2 गुणा 10 गुणा r, 1/2 गुणा 10 इसी में काट दूँ 5, यानी 5 गुणा अपने पास आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू अपने पास 20 सेंटीमीटर है। तो यानी सर लगभग अपने पास 100 जूल नहीं भाई, ये 100 आया अपने पास अर्ग में। तो भाई देखो यहाँ पर हमने जो ये आर है इसको हमने सेंटीमीटर में लिया तो हमको भाई इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 1 जूल आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पिंड का विस्थापन है उसका उस समय में इस प्रकार से संबंध है उसका वेग क्या होगा। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका अवकलन करना है, ठीक है। अगर आप इसका अवकलन करते हो तो आपका आंसर आएगा लगभग, अब देखो माइनस है तो -e⁻ माइनस का bt हो गया अपने पास, ठीक है, ओके। और नीचे अपने पास हो गया e⁻ bt इंटू b अपने पास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 1/b अपने पास इसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा लगभग, आपका आंसर होगा माइनस से माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो भाई माइनस से माइनस कैसे कैंसिल होगा, इस माइनस से कैंसिल होगा 1/2 e⁻bt। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका k × e⁻ bt। ऑप्शन नंबर आपका k/e⁻bt, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। भाई देखो इस क्वेश्चन को मैंने किसका दोबारा बताता हूँ। देखो आपको ये तो पता नहीं मेरे भाई, आप विस्थापन से अगर आप विस्थापन से
अगर आप विस्थापन से अगर आप, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप विस्थापन से, अगर आप बाय द हेल्प ऑफ विस्थापन इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दी, इसका आपको वेग निकालना है, तो भाई वेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि आपको इसका डेरिवेट करना पड़ेगा, यानी इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो भाई अवकलन अगर आप करते हो तो भाई देखो के अपॉन बी, तो चलो ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आराम से बता सकते हो। एस टी है, यानी कि जो सरफेस जो टेंशन उसका एसआई मात्रक होता है, तो भाई इसके लिए एसआई मात्रक होना होता है न्यूटन प्रति मीटर, और दूसरा होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ए और बी का परिणाम है, अगर आर वेक्टर है तो बी की जो बी को पलटने पर उसका जो वेक्टर है वो परिणामी वो R2 हो जाता है। तो भाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर वैल्यू निकालनी, यानी कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर में पास होगा ए प्लस का बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो भाई इसको सोल्व कर लेना, 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, कैंसिल। ओके, तो मेरे स्टूडेंट, ये था आप लोगों के लिए आपका फिजिक्स का वीडियो। मैंने जो आपको होमवर्क दिन लगभग 2-3 आपके होमवर्क दिन, वही वो आपको कमेंट करना है, और जो भी आपका स्कोर हो, कुछ भी आपका स्कोर हो, 11, 12, 15, 20, 22, 25 जो भी हो भाई, प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करना। आपकी स्कोर को देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, और भाई आपकी जो भी राय हो वो भी कमेंट करना। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब दोस्तों जय हिंद जय भारत।